और जुनैद नासिर हत्याकांड के 2 आरोपी मोनू राणा और गोगी को हत्याकांड के लगभग 2 महीने बाद पकड़ लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने हत्याकांड में आरोपियों को मदद करने की और लापरवाही के आरोप में हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद हरियाणा भिवानी के रहने वाले गौरक्षक मोनू राणा और गोगी जुनैद और नासिर की हत्या कर उनके शवों को जलाने में शामिल थे। 2 महीने की मशक्कत के बाद राजस्थान पुलिस ने किसी तरह इनको पकड़ा है। इस हत्याकांड में पुलिस ने कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अभी तक सिर्फ 4 ही पुलिस की पकड़ में आए हैं, बाकी अब भी फरार हैं। ये वही बोलेरो कार है जिसके अंदर 15 फरवरी की सुबह हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर की जली हुई लाश मिली। जब इन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कुछ बड़ी बातें बताई। गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मियों को आरोपियों की मदद करने और घटना को दबाने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया है। जो ये पूरा ग्रुप था अपराधियों का जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो किसी ना किसी गौरक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं। ये बात भी अब तक के अनुसंधान से प्रमाणित हो चुकी है। जब इन्होंने नासिर और जुनैद का अपहरण किया, इनके साथ गंभीर मारपीट की और किसी प्रकार की कोई गौ तस्करी की गाड़ियां इनसे बरामद नहीं हुई या नहीं पकड़ी गई, तब नेचुरली इनके मन में यह आया कि अब इनका क्या करें, क्योंकि काफी बुरी तरीके से ये दोनों घायल हो चुके थे। तो पहला ख्याल उनके मन में हरियाणा पुलिस के पास ले जाने का आया और ये लोग इन्हें फिरोजपुर में थाने पर लेकर के भी गए। इनकी, जैसा आरोपियों ने बताया है, स्वयं बताया है, स्वीकार किया है कि इनकी हालत को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने वहां के इनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसलिए भी मना कर दिया क्योंकि इनसे किसी प्रकार की कोई बरामदगी गौवंश की या कोई व्हीकल की नहीं हुई थी। इसे प्रशासनिक रूप से एक लैप्स है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। 14-15 तारीख की रात भरतपुर राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर का अपहरण होता है। गौरक्षक गौ तस्करी के शक में हरियाणा के मेवात से अपहरण करते हैं। गौरक्षक जुनैद और नासिर को बुरी तरह पीटते हैं। घायल अवस्था में गौरक्षक जुनैद और नासिर को फिरोजपुर झीरका थाने ले जाते हैं। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी गौरक्षक रिंकू सैनी और लोकेश के परिचित थे। जुनैद और नासिर को अधमरा देख पुलिसकर्मी गौरक्षकों को जुनैद और नासिर को कहीं और ले जाने को कहते हैं। गौरक्षक रिंकू सैनी लोकेश गौरक्षकों की दूसरी टीम को बुलाते हैं। दूसरी टीम में भिवानी के रहने वाले मोनू राणा और गोगी शामिल थे। पिटाई से जुनैद मर जाता है और नासिर का हाथ टूट जाता है। गौरक्षकों का दूसरा समूह जुनैद और नासिर को 200 किलोमीटर दूर भिवानी ले जाते हैं। भिवानी में नासिर की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। फिर गौरक्षक जुनैद और नासिर के शव बोलेरो गाड़ी में रखकर पेट्रोल डालकर गाड़ी जला देते हैं। क्या अलग अलग ग्रुप्स कोऑर्डिनेट करके ये पूरी घटना को अंजाम दिया उन्होंने? प्रारंभिक पूछताछ से जो बातें सामने आई हैं, उसमें यह पता चला है कि हरियाणा के 2 अलग अलग रीजन से 2 अलग अलग टीमें मेवात क्षेत्र में आई थी। इन्होंने अपहरण और मारपीट की घटना तो इसी क्षेत्र में हुई, परंतु थाने ले जाने तक इन्होंने यह बताया है अपनी पूछताछ में कि दोनों नासिर और जुनैद वो दोनों जिंदा थे। जुनैद और नासिर भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी हत्या में शामिल सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में आरोपियों को पकड़ने में राजस्थान पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो हरियाणा पुलिस राजस्थान की सही से मदद नहीं कर रही। अब राजस्थान में कांग्रेसी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। वहीं इस पूरे मामले में हिंदू मुसलमान भी हुआ। कई हिंदूवादी संगठनों ने इन हत्यारों को खुला समर्थन दे दिया। वहीं दूसरी तरफ मोनू मानेसर, लोकेश जैसे जो आरोपी हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी महापंचायतें भी हो गई। ऐसे में बहुत टेढ़ी खीर है राजस्थान पुलिस के लिए कि हरियाणा पुलिस का साथ भी ले लें, हरियाणा पुलिस के कुछ पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ भी करें जिन्होंने सहयोग किया हत्यारों ने, और बड़े हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से
इन आरोपियों को पकड़ भी लें। यही वजह है कि 2 को पकड़ने में इन्हें 2 महीने का वक्त लग गया। लेकिन राजस्थान पुलिस का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को पकड़ नहीं लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठे। सहयोगी पवन कुमार के साथ दिल्ली और भरतपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी बिजली का कनेक्शन काटने के लिए कार्ड ब्लॉक करने का डर दिखाते हैं, तो कभी घर बैठे लाखों कमाने का लालच देकर साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई मिनटों में गायब कर देते हैं। हैरानी की बात है कि ठगी के शिकार में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और घर बैठे कमाने के लालच में लाखों गंवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में वर्क फ्रॉम होम साइबर फ्रॉड का ट्रेंड ज्यादा है। मुंबई हो या मीरा रोड, हर जगह साइबर सेल में साइबर ठगी के शिकारों की भीड़ लगना अब आम बात हो गई है। मीरा रोड के अब्दुल खालिद चौहान से तो साइबर ठगों ने राजस्थान के उनके एक पुलिस वाले दोस्त की डीपी लगाकर 27,000 रुपए ठग लिए। उनका नंबर चेंज होता रहता है मेरे दोस्त का। कभी जयपुर में रहते हैं, कभी सवाई माधोपुर में रहते हैं। बीच में उनका जो ओरिजिनल नंबर था वो 2 महीना बंद था। रात को उसने हाई करके भेजा था। मैं बोला शायद दूसरी जगह इनका ड्यूटी चेंज हुआ होगा, तो ये नंबर उनका ही होगा। और उस पर डीपी लगा था? डीपी उनका लगा था। और आपने पूछा भी कि कहाँ हो? मैंने उनको पूछा कहाँ पर हो, अभी ड्यूटी किधर है? तो बोला जयपुर में ड्यूटी है मेरी। तो मुंबई आते रहते हैं 12 महीने में। तो मैं बोला मुंबई कब आओगे? बोला अप्रैल एंड में आएंगे। तो भरोसा हो गया मेरे को, जयपुर में है तो। फिर उन्होंने पैसे मांगे। आईटी सेक्टर में काम करने वाले जय जोबन पुत्रा का दावा है कि एक अनजान नंबर से उन्हें फोन आया। उन्होंने उसे उठाया, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद उनके अकाउंट से अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 44,000 रुपए निकल गए। मुझे ना ही कोई OTP आया, ना ही कोई लिंक के लिए कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया है। बट मेरा UPI वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो मे बी वहाँ से ही वो ट्रांजैक्शन हुए। कुछ दिन पहले किया हो और वो वेट कर रहे हो? मे भी हो सकता है सर। बट मैंने जहाँ तक आई रिमेंबर मैंने कोई OTP या कोई लिंक या कोई फॉर्म पे क्लिक नहीं किया है जो अननेसेसरी हो और ऐसे। एक परिवार ने तो कुरियर भेजने के लिए इंटरनेट से कंपनी का नंबर लिया और फिर उसके कहे लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकल गए। पुलिस की माने तो साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों में सबसे ज्यादा ट्रेंड में वर्क फ्रॉम होम का है। हैरानी की बात है कि ठगी के शिकारों में हाईटेक IT सेक्टर के कर्मचारी भी हैं। 26 साल के जॉन ने अपनी नौकरी से बचे समय का सदुपयोग करने के लिए इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च किया था। एक दिन उन्हें फोन आया और पहले उन्हें वीडियो लाइक करने के बदले पैसे देने का लालच दिया गया। उसके बाद क्रिप्टो वेबसाइट को प्रमोट कर ज्यादा कमाने का लालच देकर पैसे भरवाने की स्कीम दी। उसके बाद तो जॉन उनके मकर जाल में कुछ इस तरह फंस गए कि 40 लाख रुपए गंवा बैठे। मैं निकालने वाला जो लास्ट ऑर्डर था जिसमें मुझे पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, वो लोग ने बैकएंड से कुछ और चेंज कर दिया और बोला आपने गलती की है, अब ये हमारे क्लाइंट को लॉस होगा, तो ये आपको भरना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो कब 1,000 से 10,000, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे पूरे करते करते ऑलमोस्ट 40 लाख मेरे अटक गए। मीरा भाईंदर में रहने वाले मुकुल दोषी MNC में काम करते हैं। मुकुल ने बताया कि उनकी पत्नी को भी वर्क फ्रॉम होम से कमाने का लालच देकर 2 लाख के रुपए ठग लिए गए। ग्रुप रहता है इनका पूरा, टेलीग्राफ के अंदर इन लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उनके ही लोग रहते हैं जो अंदर ऐसे दिखाते कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किया, हमने 30 किया, हमको इतना फ़ायदा हुआ, इतना मिला, वो मतलब टारगेट को कंफ्यूज करने के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर हमको मेरे वाइफ को ये बताया गया कि आपने मिस्टेक किया है, आपने ये गलती की, इस वजह से ये पूरा पैसा ब्लॉक हो गया है। अब इसको रिलीज़ करने के लिए आपको 3.5 लाख रुपया और डालना पड़ेगा। तो हमने नहीं डाला और वहाँ पे वो पैसा हमारा फंस गया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के साइबर क्राइम सेल में इस साल के 3 महीने में ही वर्क फ्रॉम होम के नाम से ठगी के 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और ज्यादातर की जांच में पता चला है कि फर्जी वेबसाइटों के IP एड्रेस जहां UAE के मिलते हैं, तो ठगी के रुपए चीन और अमेरिका के क्रिप्टो अकाउंट में जमा हुए हैं। जब हम लोगों ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से इनकी जानकारी मांगी तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है कि ये जो क्रिप्टो असेट्स है वो चाइना या अमेरिका ऐसे अलग अलग देशों के परचेसर ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ पाएगी आपको कि ये जो फ्रॉड है ये किसी पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये इंटर स्टेट या हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक सही तरीके से चलाया जा रहा है। MBVV साइबर क्राइम सेल के मुताबिक जनवरी से अब तक साइबर ठगी के 985 मामले आ चुके हैं, जिनमें 3 करोड़ 34 लाख के करीब ठगी के आरोप हैं। उनकी टीम अब तक 34,66,000 रुपए वापस करने में कामयाब रही है। पुलिस के मुताबिक पहले तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
लेकिन अगर साइबर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो दिन के समय तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर गायब हुए पैसे वापस पाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे सबसे पहला और अहम कदम ये उठाया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन जहां पर भी हुआ है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे हुआ है, कोई पेमेंट एग्रीगेटर के साथ हुआ है या किसी और बैंक से हुआ है, वहां पर एक सिस्टमेटिक नोटिस जनरेट करके भेजा जाएगा जो आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत स्टॉप करवाएगा। स्टॉप के साथ साथ ये आगे भी उसको ट्रेस करते रहेगा। मान लीजिए ए के अकाउंट से जाके बी के अकाउंट में अमाउंट गया है और बी से जाके सी और डी में बंटवारा हुआ है, तो ये बी को भी ट्रेस करेगा और सी को भी और डी को भी, और उनके अकाउंट को भी स्टॉप कर देगा और आपका अमाउंट जो है वहीं पे रुक जाएगा। पुलिस के मुताबिक लोग गूगल पर सर्च करते समय अक्सर गलत कीवर्ड से सर्च करते हैं। अगर किसी बैंक, रिजॉर्ट और कुरियर सर्विस कंपनी का नंबर चाहिए तो कस्टमर केयर नंबर टाइप करने की बजाय उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसमें लिखे कस्टमर केयर के टैब पर जाकर ही सर्च करें तो आपको सही नंबर मिलेगा। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें, इससे आप साइबर ठगों को अपने मोबाइल का एक्सेस देने से रोक पाएंगे। पुलिस की माने तो साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है डर और लालच। इसलिए यदि कोई फोन कर या मैसेज कर डर और लालच दिखाए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, और उसके झांसे में मत आइए। मीरा भाईंदर से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।